और ब्रेक पर जाने से पहले क्योंकि हम लेजिक सर्जरी के वाले से बात भी कर रहे थे जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, तो उसकी अच्छी एज कौन सी है, किस एज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और साथ में आप जो खाते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं जब आप डाइट कर रहे थे, मैं भी पिछले दिनों जैसे डाइट कर ली थी और बहुत ज़्यादा डाइट कर ली थी, खैर अभी भी कोशिश दोबारा से कर रही हूँ मैं, तो उसमें ब्लैकआउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कहीं ना कहीं आपका विजन जो है वो ब्लर हो जाता है। तो मुझे ऐसे ही बताइएगा रीच कि हमारे दिन का कौन सा ऐसा वक्त है जिसकी खुराक सबसे अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम यूजुअली जब डाइट करते हैं तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के चक्कर में सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो कौन से वक्त का खाना सबसे अच्छा है आंखों के लिए? आपने देखो खुद ही से बता दिया कि नाश्ता, एक तो इसलिए कि हम एज अ डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आप ब्रेकफास्ट प्रॉपर करते हो, अर्ली ब्रेकफास्ट करते हो ना, तो आप बाकी पूरा दिन अगर नहीं भी कुछ खा रहे तो वो आपका एक एनर्जी सोर्स अच्छी मिल जाती है। बट उसमें सारे कंपोनेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। नाश्ता ये नहीं कि कोई आपने सीरियल बॉक्स खोला, सीरियल खा लिया, ये नाश्ता नहीं है, या सिर्फ कॉफ़ी पी ली, ये नाश्ता नहीं है। आपका नाश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें एवरी कॉम्पोनेंट शुड बी देयर। प्रोटीन्स होने चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, गुड फैट्स ऑफ कोर्स, और उसके साथ अगर आप कोई फ्रूट्स लेते हो जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी आ जाएंगे और आपके मिनरल सोर्सेज भी आ जाएंगे। अच्छे फैट्स कौन से होते हैं? देखो गुड फैट्स जो होते हैं ना, पहले तो एक हम कहते थे कि जो रूम टेम्परेचर पे आपके जम जाते हैं वो फैट्स नहीं लेने चाहिए, आपको अनसैचुरेटेड फैट्स लेने चाहिए। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा विद टाइम एवरीथिंग चेंजेस। हम कहते हैं कि अगर आपने घी भी लेना तो आप 1 चम्मच लें, लेकिन नाश्ते में ले लें। वरना गुड सोर्सेज ऑफ फैट में नट्स आ जाएंगे, आपका एग की सोर्सेज आ जाएंगी, सी फूड आ जाता है। तो ब्रेकफास्ट में ऑफकोर्स आप सी फूड नहीं खाओगे, लेकिन आप नट्स ले सकते हो। आप डेयरी का फैट खाते हैं ना, स्मोक सामन, वो एग बेनेडिक्ट के साथ स्मोक सामन, वो ले सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं खा सकता। तो आप दलिया बनाएं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का फॉर्म हो जाएगा, उसमें आप नट्स डालें, आप उसमें चिया सीड्स डाल सकते हैं, उसके अंदर आप सीड्स डाल सकते हैं, वो आप डाल के एक अच्छा सा बोल बनाएं, वो खाएं। प्रोटीन की सोर्सेज के लिए आप बॉइल्ड एग्स ले लें साथ। कॉफ़ी पीना चाहते हैं, पिए, मैं मना नहीं करती पेशेंट को, अगर आप दिन में 2 से 4 कप ले रहे हैं तो दैट्स इनफ। लेकिन उसमें ये नहीं करें कि फिर आप जो है ना वो चीनी डाल दें, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होती है। वाइट शुगर इज हार्मफुल। खाली पेट में से कॉफ़ी कैसी होती है डॉक्टर? देखो आपका स्टमक का जो पीएच है ना वो एसिडिक होता है। अगर आप जब खाना खाते हैं तो वो थोड़ा न्यूट्रलाइज होता है, वो एसिड जूस होना शुरू करता है। कॉफ़ी इटसेल्फ जो है वो वैसी एसिडिक है, तो अगर आप एम्प्टी स्टमक पिएंगे तो क्या होगा, रिफ्लक्स आना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर होता है कि पहले पानी पी लें या फिर आप अपना ब्रेकफास्ट करें, फिर कॉफ़ी ले लें। अच्छा, ये जो सौंफ अम्मियाँ बहुत भून के बच्चों को देती हैं, मैं बच्चों में मेरी अम्मी जब भी सब्जी वाला आता था तो एक तो गाजर में खाती थी, मुझे याद है। तो ये गाजर कितनी अच्छी है? जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि जी देखिए गाजर इसलिए अच्छी है, जितनी भी कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ना, क्योंकि हमने बात की थी ना कि विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। जी। अच्छा, ल्यूटिन बहुत ज़रूरी है। ल्यूटिन क्या होता है? ये सारे जो है ना कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं जो आपकी आई के लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं। तो आपने वो सारी सोर्सेज जितनी कलर वेजिटेबल्स, स्पेशली रेड, ऑरेंज, जैसे आप शकरकंदी लेते हैं वो थोड़ी सी ऑरेंज टाइप की होती है, ऑरेंजेस हैं या टमाटर हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं कलर्ड पिगमेंट्स। ये आपकी आई हेल्थ में इंपॉर्टेंट करते हैं। जैसे विटामिन में एक ही सोर्सेज नहीं है, बाकी भी जो इसके अंदर पिगमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने लेने हैं। तो गाजर इसलिए इंपॉर्टेंट है। गाजर का हमें इसलिए कॉन्सेप्ट पता है क्योंकि हमने खरगोश के कार्टून देखे होते हैं। वो कहते हैं कभी खरगोश को ऐनक लगाई देखा तो मुझे हाँ भाई बात तो सही है। दूसरा लेकिन इस तरह बच्चे खा लेते हैं। लेकिन जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो ल्यूटिन की मैं बात करी ना, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा होता है। तो हमने एक कार्टून वो भी देखा था जिसमें वो पालक खोल के खाता है, तो हमें बच्चों को वो भी तो यही है कि अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ कुक्ड स्पिनच लेते हैं तो अपनी डेली सोर्सेज ऑफ जो आपको रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेते हैं। हालांकि ज़्यादा नहीं है, अगर आप देखा जाए। खिलाना बच्चों को बहुत मुश्किल है आजकल के बच्चों को सब्जी खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि उनको इतना प्रोसेस्ड फूड की आदत होगी कि वो एक कॉल करते हैं, एक डिलीवरी पे आ जाते हैं, सारा वो जंक फूड आता है, वो प्रोसेस्ड फूड आता है। दूसरा, हम लोग माएँ खुद भी ये करते हैं कि सब्जियां बनाती हैं तो भून के उसकी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन तो वैसे ही जो है एवापोरेट कर जाती हैं। मिक्स सब्जी बनाए तो वो सब्जियों की शक्ल गोभी, उसमें गाजर उसमें सिर्फ मसाला रह जाता है उसमें, क्योंकि आप उसकी ऑफ कोर्स बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, लेकिन आप उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डिक्रीज चाहिए। हाँ, तो आप जो रॉ वेजिटेबल्स खा सकते हैं उनको रॉ खाएं, जो रॉ नहीं खा सकते उनको आप स्टीम करके खाएं, उनको प्लीज तेल में भून के नहीं खाएं। सही। डॉक्टर साहब, लेजिक की सबसे अच्छी एज कौन सी है? 18 से अबव करना चाहिए, और जब आपका नंबर स्टेबल हो जाए, तो आजकल नंबर स्टेबल होते होते 19-20 भी हो रहा है, तो नॉर्मली मैं 20 के बाद करती हूँ। मैंने अपनी सिस्टर का भी किया, आई थिंक 20 ईयर्स हो चुके हैं और माशाल्लाह शी इज़ फाइन।
अभी तक अच्छा नजर आ रहा कौन सी है। सूरत में आप नहीं करा सकते लेजिक सर्जरी? हाँ, सबसे पहले जो उसका एक टेस्ट होता है जो टोपोग्राफी कराता है, जैसे गाड़ी की विंड स्क्रीन होती है तो हमारी भी आंख की एक विंड स्क्रीन है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया की थिकनेस कैसी है, कॉर्निया में कहीं डेंट तो नहीं है, कॉर्निया पतला तो नहीं हो रहा, जो केराटोकोनस कहलाता है वो चीज़ें ना हो, तो फिर हम लेज़र की तरफ जा सकते हैं। प्लस जो आपने एक सेगमेंट में बताया था कि -6 नंबर तक बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, उससे अगर बड़ा नंबर है तो इसीलिए हम बातें कर रहे हैं कि बच्चों में प्रोग्रेशन मायोपिया की बचानी चाहिए, क्योंकि अगर उससे बड़ा नंबर है तो थोड़ा वापस भी आ सकता है 4-6 साल बाद। तो कोशिश करें कि सही वक्त पे तशखीस और बच्चे को ग्लासेस पहनाना शुरू करना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप बच्चों को ग्लासेस सही टाइम पे नहीं पहनाते तो होता क्या है कि अगर नंबर डिफरेंस है या आपने पहनाया ही नहीं तो आंखें या तो भैंगा जाती हैं, स्क्विंट करना, और इसके अलावा लेजी आई होना। लेजी आई का 7 साल से 11 साल तक के अंदर मतलब 11 साल के अंदर तो ट्रीटमेंट है, उसके बाद उसका कोई ट्रीटमेंट अक्सर नहीं होता। तो उसमें हम पैचिंग का ज़रूर कहते हैं। तो जब तक आप जैसे बाहर है कि, और यहाँ भी कुछ स्कूल के बच्चे आते हैं स्क्रीनिंग में, जब आप स्कूल गोइंग हो, जो कि हम अभी बात कर रहे थे कि 2 साल या 1.5 साल पे नहीं कराना चाहिए, 4 से 5 साल पे कराएं, तो जब आप बच्चों को स्कूल में दाखिल कराएं तो फ़ौरन स्क्रीनिंग के लिए भेजें। ये स्कूलों का भी होना चाहिए और पेरेंट्स को भी। जब यहाँ एज पे पता चल जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें पहले से स्क्रीन आउट हो जाएंगी। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर साहब, कुछ लोग ना बगैर मशवरे के, डॉक्टर के बगैर मशवरे के आई ड्रॉप्स खरीद लेते हैं और आंखों में डाल भी लेते हैं, ये कितना ख़तरनाक है? तो ये सारा मसला आई थिंक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, बिकॉज सेल्फ मेडिकेशन एग्जैक्टली तो यहाँ पर हमारे पास कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि फार्मेसीज़ को इम्पोज किया जाए कि भाई आपने प्रिस्क्रिप्शन के बगैर डॉक्टर के नहीं देनी है मेडिकेशन। अब होता ये है कि जो सबसे बड़ा मसला ये है कि एंटीबायोटिक का जो गलत इस्तेमाल होता है, ओवर द काउंटर ड्रॉप्स तो आपको अमेरिका में भी मिलेंगे, यूके में भी मिलेंगे, दैट इज़ फाइन, वो इसीलिए होते हैं ओवर द काउंटर कि आप उसको यूज़ कर लें जहाँ ज़रूरी लगता है। बट अगेन एंटीबायोटिक्स आर समथिंग जो कि आपको विदाउट नीड एक तो डालने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने मेजॉरिटी को देखा है कि वो डाल रही होती है, और वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक डाल रही होती है, तो एंटीबायोटिक प्लस स्टेरॉइड्स होता है जिसकी कोई नीड ही नहीं होती। तो अब ये जब डाल के हमारे पास आते हैं, आराम से उन्होंने महीना 2 महीना डाला होता है, फिर हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं भाई इससे तो ठीक नहीं हो रहा और ये वो। तो आपने बेसिकली अपना एक तो आँख का फ्लोरा पूरा चेंज कर दिया, कोई बैक्टीरिया जरासीम किसी एंटीबायोटिक से ठीक होना था या फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, वो आपने बिल्कुल मॉडिफाई कर दिया। आपकी जो आँख का एक अपना ऑर्गेनिज्म जो वहाँ फ्लरिश कर रहा होता है उसको आपने पूरा डिस्ट्रॉय किया हुआ होता है। तो इसकी वजह से एक तो कंटिन्यूएशन ऑफ डिजीज़ ज़्यादा लंबी हो जाती है, हमें ऑल्टरनेट देने में बड़ा मसला होता है। तो एक तो ये इसके लिए आई वुड जस्ट सिंपली रेकमेंड कि एंटीबायोटिक्स स्ट्रिक्टली स्टेरॉइड्स एंटीबायोटिक्स को ओवर द काउंटर ना लें, ऑल्दो इट्स अवेलेबल बट अवॉइड यूजिंग इट, जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर वो कहते हैं कि ज़रूरत है तो फिर इस्तेमाल करें, बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स आर वेरी सो मेनी। इसमें हमारे फार्मेसी वाले जो होते हैं इनका बड़ा रोल होता है। अब पेशेंट जाके कहते हैं आँख में इन्फेक्शन हो रहा है, सबसे जो कॉमन ड्रॉप वो देते हैं वो बेटनेसोल होता है, और बेटनेसोल इज़ अ प्योर स्टेरॉइड। अब अगर आँख में इन्फेक्शन कॉर्निया के ऊपर हो रहा है वो उससे वर्स हो जाएगा। और फिर दूसरा बेटनेसोल के कंटिन्यूस यूज से पेशेंट क्या करता है, पेशेंट नाम याद कर लेता है। अच्छा, अब जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होगा वो बेटनेसोल लाएगा, बिल्कुल क्राइम है। और वो बेटनेसोल कभी आप बॉटल देखें उसके ऊपर लिखा होता है फॉर आई एंड ईयर, इट्स नॉट ऐसा कोई ड्रॉप नहीं है। अच्छा, फिर वो सबको देखा एंड कंटिन्यूस यूज ऑफ बेटनेसोल और एनी स्टेरॉइड ग्लोकोमा करता है, जिसका हम डॉक्टर मुनीरा भी जिक्र करी थी, दैट इज काला पानी। तो दैट वो एक ब्लाइंडिंग कंडीशन हो जाती है। फिर इसी तरह कॉर्निया में अगर इन्फेक्शन है और आपने स्टेरॉइड की जो डिजीज है वो कौन सी एज से उसके चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए, उसका काले पानी या कोई भी आँख की जो डिजीज़ है उसमें ज़्यादातर ये होता है कि वो कंजेनाइटल भी हो सकती है और वो आगे जाके भी हो सकती है। ग्लोकोमा या काला पानी जिसकी हम बात करें, ये एक फैमिली में भी रन कर सकता है। तो अगर जैसे किसी की मदर को काला पानी था या फादर को था, तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उसमें चांसेस होते हैं। तो आफ्टर 40 उसकी स्क्रीनिंग ज़रूर होनी चाहिए। उसकी स्क्रीनिंग में 2-3 चीज़ें होती हैं, एक आँख की विजन, दूसरा आँख का प्रेशर और तीसरा फील्ड्स वो होती हैं जो कि हमारे आसपास, अगर हम स्ट्रेट देख रहे हैं तो हमें आसपास कितना नजर आ रहा है, दैट इज फील्ड्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, फॉर ड्राइविंग एंड एवरीथिंग। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो ग्लोकोमा इफेक्ट करता है। और ग्लोकोमा जब इसको इफेक्ट करता है, ग्लोकोमा बेसिकली आपके ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट करता है। तो जब एक दफ़ा वो इफेक्ट कर देता है तो दैट इज़ इरिवर्सिबल, वो दोबारा से विजन वापस नहीं आती है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओवर द काउंटर जो आप एक बात कर रही हैं, ये
हर चीज़ की तरह ये आँखों की उसमें भी ये बहुत बहुत खौफनाक चीज़ है भाई। बिल्कुल। तो प्लीज़ ये आंखें तो एक ऐसी नेमत है, खुदा ना खासा ये छिन की तो बहुत मसला हो सकता है। अच्छा इस्लाम, मुझे बताएं, जब आपके पास लोग आते हैं, जब बच्चे आते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जब बच्चों को चश्मा लगता है तो फिर आपके पास मैं देख रही बड़े बड़े प्यारे प्यारे फ्रेम्स भी हैं, बड़ों के भी नज़र के चश्मे होते हैं, तो किसको समझाना आपके लिए ज़्यादा आसान होता है? ऑफ कोर्स आजकल तो दोनों को समझाना मुश्किल है। बड़ों को समझाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारा एक फैशन माइंडसेट है। देखिए, बच्चों में ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है चश्मों की, और आजकल बड़ों में रिक्वायरमेंट प्लस अटायर फैशन दोनों चीज़ें इन कॉम्बिनेशन होता है। तो अब देखिए, वही बात है ना कि अब असल चीज़ फैशन नहीं है, असल चीज़ है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका फेस स्ट्रक्चर क्या है, आपका जो है वो आई, आपका खास तौर पे आई सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर किसी का नंबर हाई सिलेंड्रिकल है या हाई स्फेरिकल भी है इवन, तो उनके जो ग्लासेस होने चाहिए वो एक तो आपकी नोज पे प्रॉपरली सेट हों, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपकी आईज का सेंटर है वो आई का सेंटर आपके ग्लासेस के आई के सेंटर से कोइंसाइड होना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं जैसे मैंने ग्लासेस पहने हुए हैं, अब मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैंने यहाँ से देखना है, अब अगर मेरा चश्मा यहाँ पर है, अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सॉरी फीमेल्स को ज़्यादा देखा है कि उन्होंने चश्मा अच्छा खासा उनका नंबर होता है -6 -7 और उन्होंने चश्मा यहाँ पहना हुआ होता है, वो यूँ बात करती हैं जी। अच्छा, अब पता नहीं ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है क्या है, हम उनको चश्मा देते हैं जी प्लीज़ पहनिएगा, वो यूँ करती हैं, यहाँ आके रोक देती हैं, तो फिर उनको बोलना पड़ता है कि प्लीज इसको थोड़ा सा पीछे पहनेगी। तो उन्होंने नहीं, आजकल ये ट्रेंडिंग में, मैं क्या देखें ट्रेंडिंग में होगा, ट्रेंड तो चेंज होता रहता है, बट आपकी आंखें चेंज नहीं हो सकती बार बार। और जल्दी से क्विकली, कोई टाइम कम है, ये लोग जो हम देखें, मैं ये बात नहीं करती, मैं ना लोगों को मना करनी कि नहीं भी आप मत सन ग्लासेस इस्तेमाल करें, लेकिन देखिए ऑफकोर्स जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो बहुत महंगे सन ग्लासेस हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, लोगों की इतनी तनख्वाही नहीं होती जितने लोगों के सन ग्लासेस महंगे। तो अगर आपको ये सब रेप्लिका भी कुछ उठाते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये हमें पहनना है कि नहीं पहनना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए सनग्लासेस का क्या पर्पस है, टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द सन रेजेस, ओके, जो कि होती है UV 400 अल्ट्रा वायलेट। कोई भी सनग्लास आप लें, कैन बी एनी कलर एनीथिंग, उसको प्लीज़ UV टेस्ट ज़रूर करवाएं। एक UV टेस्टर होता है जो कि मेरे हिसाब से हर ऑप्टिशियन के पास होना चाहिए लाजमी तौर पे। आपने अगर कहीं एक्सटर्नली भी परचेज किया है, आप उसको सिर्फ उस UV टेस्टर पे उसको रखें और उसमें वो आपको बता देगा कि भाई UV 400 है, UV 425 है, तो ये उसका होना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग फैशन की वजह से कहीं भी गुजर रहे होते हैं, कहीं पर भी कोई काउंटर लगा होता है, कुछ लगता है वो वहाँ से बस ले लेते हैं और उसको पहनने लगते हैं, कहते हैं हाँ अंधेरा तो लग रहा है बस, लेकिन वो आंखों का अंधेरा परमानेंट ना हो जाए, अल्लाह ना करे, तो इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए आप प्लीज़ को UV टेस्ट जरूर करवाया करें। थैंक यू सो मच लान, थैंक यू सो मच। आप सबका भी देखें, हमारी आंखें अल्लाह पाक की, मुझे लगता है कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी मुझे लगता है नेमत हमारी आंखें, क्योंकि इन्हीं आंखों की वजह से हम अल्लाह पाक की बाकी नेमतों को एंजॉय कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, रंगों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने प्यारों की शक्लें देख सकते हैं, और ज़िंदगी की बहुत सारी रानाइयाँ जो है ना वो हमें इन्हीं दो आंखों की वजह से देख सकते हैं। अपनी आंखों का बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी आंखों को पाक रखें, अपनी आंखों में लोगों के लिए मोहब्बत रखें, और अपनी आंखों में से कीना जो है ना, अगर वो भी आप निकाल देंगे ना तो उससे भी काफ़ी मसले आपके हल हो जाएंगे। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद की गम से महफूज रखे। ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।